देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी वोकेबलरी बहुत ही अच्छी हो जाए तो आपके लिए डिक्शनरी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितने की जीने के लिए ऑक्सीजन। और इसीलिए आपके पास डिक्शनरी होना चाहिए, और बहुत अच्छी नहीं, सबसे अच्छी वाली डिक्शनरी आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, दुनिया की जो दो सबसे बेहतरीन डिक्शनरीज हैं उनमें से पहली है ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड इसलिए क्योंकि इसके अंदर कठिन से कठिन शब्दों को आसान से आसान शब्दों का इस्तेमाल करके बताया गया है। यानी इस डिक्शनरी में आपको शब्दों का एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाएगा, और इतनी आसान इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यानी अगर आपको किसी शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए और सिंपलेस्ट वर्ड्स में चाहिए तो ऑक्सफोर्ड के बाद बात खत्म हो जाती है। दूसरी है कैम्ब्रिज की डिक्शनरी। अब कैम्ब्रिज की डिक्शनरी इसलिए क्योंकि कैम्ब्रिज की डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल दिया हुआ है कि आपको शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग मालूम है, पर आप उसको इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको उस वर्ड को सेंटेंस में फिट करना नहीं आता है। भाई, आपको एक शब्द आता है और बहुत अच्छा और बहुत शानदार और बहुत कठिन वाला शब्द आपको आता है, पर आपको यह नहीं आता कि इस वर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। पर फिर भी बात करने में या लिखने में आपने उस शब्द को चिपका दिया, पर क्योंकि आपको वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग तो मालूम था, उसका यूजेज नहीं मालूम था, तो हुआ यह कि आपने चाहते हुए भी कि आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाएं, नहीं जमा पाते। गलत ग्रामर यानी सब गुड़ गोबर हो गया। पर अगर आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी पढ़ रहे हो तो आपको मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली किस शब्द को किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से इस्तेमाल करना है, और यह भी कि बड़े बड़े राइटर्स ने उस शब्द को कहां पर और कैसे इस्तेमाल किया है। अगर आप केवल कैम्ब्रिज की डिक्शनरी पढ़ते हो और उसके अंदर जो सेंटेंसेस दिए हैं उनको पढ़ लेते हो, आपकी ग्रामर पे बहुत ही अच्छी कमांड हो जाएगी। और ना केवल ये, लोग भी ये समझेंगे कि आप बहुत ही एजुकेटेड टाइप के बंदे हो और आपने बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई करी है। अब देखिए, जब भी आप कभी डिक्शनरी खोलें और उसके अंदर किसी वर्ड का मीनिंग देखें तो ये 7 चीजें जरूर देख लें: स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल क्लासिफिकेशन, इटीमोलॉजी, डेफिनेशन, सिनोनिम्स और उसके एंटोनिम्स। इन 7 चीजों को याद नहीं करना है, पर अगर आपने डिक्शनरी खोली किसी वर्ड का मतलब देखने के लिए और अगर आपने ये 7 चीजें नहीं देखी तो फिर आपने उस वर्ड का मीनिंग नहीं देखा। सबसे पहले स्पेलिंग्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर किसी वर्ड की एक से अधिक स्पेलिंग्स हैं तो जो भी स्पेलिंग सबसे पहली दी गई है वही स्पेलिंग स्टैंडर्ड होती है। दूसरी, तीसरी या चौथी तरह की जो स्पेलिंग होती है उसको स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, यानी सही नहीं माना जाता उसको, और इसलिए उसको अवॉइड करें। जब भी स्पेलिंग की बात हो, पहली स्पेलिंग जो दी हुई है वही करेक्ट होती है। दूसरी चीज होती है प्रोनाउंसिएशन, यानी शब्द का उच्चारण किस तरह से किया जाना चाहिए। भाई साहब, उच्चारण एकदम सटीक होना चाहिए। भले ही आपको शब्द का सही मतलब नहीं मालूम, कोई बात नहीं, पर शब्द का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए। अगर उच्चारण सही नहीं है, आप कितनी भी अच्छी ग्रामर बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जाहिल ही समझे जाओगे। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। एक एजुकेटेड आदमी की एजुकेशन की पहचान उसके शब्दों के उच्चारण पर निर्भर करती है। अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हैं तो फोनेटिक्स सीखने में टाइम बेकार मत करिए। इस डिक्शनरी को देखिए, भार्गवास की, इसके अंदर एकदम सटीक उच्चारण दिया हुआ है। दूसरी चीज उच्चारण की जो बहुत ज्यादा मायने रखती है वो ये कि इसके अंदर सिलेबल्स कितने हैं। और ये भी समझिए कि सिलेबल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि लोगों ने सिलेबल समझाने के लिए 1,000 पेज की किताबें लिख रखी हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। देखिए, एक शब्द है जो बहुत ज्यादा गलत बोला जाता है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, जो शब्द का सही उच्चारण है वो है फोटोग्राफी। और इस चीज को समझ लीजिए कि फोटोग्राफी और फोटोग्राफी बोलने में सामने वाला समझ जाता है कि बंदे की पढ़ाई कहां से हुई है।
इसलिए सिलेबल्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स जो हैं जब सिलेबल्स को पढ़ाते हैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। कितने सिलेबल्स हैं ये जानने का केवल एक तरीका है, और ये बेस्ट तरीका है। आप उस शब्द को बोलिए और देखिए कि कितनी बार आपकी ठुड्डी नीचे आती है। जितनी बार आपकी ठुड्डी नीचे आती है उतने ही सिलेबल्स होते हैं। तीसरी चीज होती है ग्रामेटिकल क्लासिफिकेशन। इसमें आपको ये समझ में आ जाता है कि ये जो वर्ड है ये नाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, वगैरह वगैरह। आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो वो असल में नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, और बड़े बड़े इंग्लिश टीचर इस चीज में गलती करते हैं। सेंटेंस है आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वॉट शी इज सेइंग। पर क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है ये नाउन है इसलिए ये सेंटेंस ही गलत है। सही सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी इज सेइंग। जब आप कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में इस वर्ड को देखेंगे और इससे रिलेटेड 2-3 सेंटेंसेस आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि इस पार्ट ऑफ स्पीच को किस तरह से इस्तेमाल करना है। चौथी चीज है इटीमोलॉजी यानी शब्द व्युत्पत्ति। अगर आपने किसी शब्द की इटीमोलॉजी समझी और अच्छे से समझ ली तो आप एक दिन में 40-40 शब्द तक याद कर सकते हो। और ना केवल ये, आप उन शब्दों का भी सही सही अंदाजा लगा लोगे उनके मीनिंग का, वो शब्द जिनको आपने पहले कभी देखा ही नहीं था। और इसीलिए इटीमोलॉजी सीखना बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। इटीमोलॉजी सीखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप लिखें YouTube पे जाकर इटीमोलॉजी 8962512015 और मेरा YouTube का चैनल खुल जाएगा जिसके अंदर मैंने इटीमोलॉजी सिखाई है। पांचवी चीज होती है डेफिनेशन। भाई किसी शब्द को कितने अलग अलग सेंसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है वो उसकी डेफिनेशन होती है। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक वर्ड है ब्लू। ब्लू का मतलब होता है नीला रंग, पर ब्लू का एक मतलब दुख भी होता है, एक मतलब ब्लू का सागर भी होता है, एक मतलब ब्लू का जहर भी होता है। यानी अगर आप चाहो तो ब्लू का इस्तेमाल आप इन 4 भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी कर सकते हो। पर इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी शब्द की जो पहली डेफिनेशन होती है वही एक्यूरेट मानी जाती है, वो उसका स्टैंडर्ड मीनिंग माना जाता है। पर यह भी कि आप उस शब्द को अलग अलग सेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब डेफिनेशन जरूरी क्यों है इस चीज को भी समझ लीजिए। अगर आप किसी शब्द को 25 अलग अलग सेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक शब्द नहीं आता, आपको 25 शब्द आते हैं। छठी चीज होती है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द। उन शब्दों का मतलब लगभग लगभग वैसा ही होता है पर एग्जैक्टली वही मतलब नहीं होता है, यानी आप उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। भाई आपने कोई चीज देखी और आप चकित हो गए, यू वर सरप्राइज्ड। आप चकित हो गए थे और आपको थोड़ा सा झटका भी लगा, पर वो झटका खुशी का था, यू वर एस्टोनिश्ड। आपने कोई चीज देखी, आप चकित हो गए, आपको झटका लगा और वो बुरा वाला था, यू वर शॉक्ड। पर आपने कोई चीज देखी और आप चकित हो गए, और बल्कि चकित नहीं हो गए, आप बहरा गए, यू वर फ्लैबरगास्टेड। अब ये चारों शब्द सरप्राइज, एस्टोनिश, शॉक और फ्लैबरगास्ट ये हैं तो सिनोनिम्स, पर इंटरचेंज नहीं किए जा सकते। यानी आपको सिनोनिम्स इसलिए सीखना चाहिए ताकि आपकी जो भी भावना है आप उसको एग्जैक्टली व्यक्त कर सको। सातवीं और आखिरी चीज एंटोनिम्स यानी विपरीत आर्थी शब्द। ये आमतौर पर 2 दिए होते हैं और इनको इसलिए पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो एंटोनिम्स आते ही आते हैं। पर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी एंटोनिम्स पढ़ना ही चाहिए।
जब भी आप डिक्शनरी देखें, आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी शब्द को याद करने की कोशिश मत करें। बस केवल ये 7 चीजें जो मैंने बताई हैं उन्हें पढ़ लीजिए बस। अगर आप केवल इन 7 चीजों को देखेंगे तो इस शब्द से याद रहने लायक जितना भी था वो आपको याद रह जाएगा। पर इस वर्ड पर टिक जरूर लगा देना कि आगे कभी जब आप इस डिक्शनरी को खोलो तो वो वर्ड देखकर आपको याद आ जाएगा कि हाँ, ये शब्द मैं एक बार देख चुका हूं। जब दूसरी बार देखें तो दूसरा टिक लगा देना। देखिए, इस चीज को भी समझ लीजिए कि वही शब्द आप याद रख पाते हैं और वही शब्द आपको याद रहते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो भले ही आप किसी शब्द को याद नहीं कर रहे हो, पर क्योंकि आपने ये 7 चीजें देखी हैं उस शब्द की, तो उस शब्द से जितना याद रखने लायक होगा वो आपको याद रह जाएगा और हम उतना ही याद रखना चाहते हैं। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 8962512015 पर व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजिए और मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।